स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम लोग उस डिफिनेशंस को डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है हाइपरपीनिया, ठीक है, या अतिश्वसन। श्वसन की गहराई में वृद्धि को ही हम लोग अतिश्वसन के नाम से जानते हैं। अगर श्वसन जो दर होता है वो अत्यधिक बढ़ जाए या उसका जो गहराई है वह वृद्धि कर जाए तो उस स्थिति को हम लोग अतिश्वसन यानी हाइपरपीनिया के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है चीख या खर्राटा, जिसे स्ट्राइडोर के नाम से जानते हैं। श्वसन के दौरान उत्पन्न एक कठोर कंपन युक्त एवं तीखी ध्वनि को हम लोग चीख या खर्राटा के नाम से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति श्वसन के दौरान कठोर कंपन युक्त एवं तीखी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो उस स्थिति को हम लोग खर्राटा यानी स्ट्राइडोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सांस लेने के दौरान कंपन युक्त जो तीखी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति को हम लोग स्ट्राइडोर के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है खरखराहट यानी व्हीजिंग जिसे बोलते हैं। श्वसन के दौरान सुनी जाने वाली सीटी को हम लोग खरखराहट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ निकाल रहा है या सीटी जैसी आवाज़ को उत्पन्न कर रहा है तो उस स्थिति को हम लोग व्हीजिंग बोलते हैं, ठीक है, या व्हीज बोलते हैं, खरखराहट, ठीक है, जो सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ निकलता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एस्फेजिया यानी श्वास रोध, ठीक है। अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न हुई दशा को हम लोग श्वास रोध या दम घुटना बोलते हैं, ठीक है। एस्फेजिया जो होता है, अगर किसी कारणवश शरीर में सांस नहीं जा रहा है या फिर ऑक्सीजन का जो लेयर है वो घट जाए तो उस स्थिति को हम लोग एफेजिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में श्वास रोध बोलते हैं। इसे हम लोग दूसरे भाषा में दम घुटना भी बोलते हैं। जैसे ज़्यादा मात्रा में अगर धुआं वगैरह में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, या धूल वगैरह में रह रहे हैं तो उस स्थिति में दम घुटना शुरू होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है उत्तक ऑक्सीक्षीणता यानी एनोक्सिमिया या हाइपोएक्सिमिया। रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी को हम लोग उत्तक ऑक्सीक्षीणता या एनोक्सिमिया के नाम से जानते हैं या हाइपोक्सीमिया के नाम से जानते हैं। रक्त प्रवाह में अगर ऑक्सीजन का जो लेयर है वो कम हो जाए तो उस स्थिति को ही हम लोग एनोक्सिमिया या हाइपोक्सीमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन की कम मात्रा को ही हम लोग इस नाम से जानते हैं या एनोक्सिमिया या हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अनोक्सिया, ठीक है, एनोक्सिया या अनोक्सिया। ऊतकों का ऑक्सीजन की कमी या आपूर्ति न होना ही एनोक्सिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऊतकों में ऑक्सीजन का जो मात्रा पहुंचना चाहिए अगर उस मात्रा में ना पहुंचे या ऑक्सीजन का कमी हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग एनोक्सिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है वो है ऑर्थोपीनिया, ठीक है, ऑर्थोपीनिया। बैठकर या खड़े होकर सांस कर पाना, ठीक है, लेट कर नहीं, उस स्थिति को हम लोग ऊर्ध्वस्थ श्वसन या ऑर्थोपीनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसा पेशेंट जो लेट कर सांस नहीं ले पाता है तो उस स्थिति को हम लोग ऑर्थोपीनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, या ऊर्ध्वस्थ श्वसन के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में या तो वह पेशेंट बैठकर या फिर खड़े होकर ही सांस ले पाता है, ठीक है, लेटकर कभी भी वह सांस नहीं ले पाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है साइनोसिस यानी वहनशीलता। त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली का नीलापन या विरंजन जो ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग साइनोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरे भाषा में बोलें तो ऊतक या रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो हमारा शरीर नीला पड़ता है तो उस स्थिति को हम लोग साइनोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, या वहनशीलता बोलते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन के हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाने के कारण या फिर हृदय द्वारा जो पंप ना कर पाने की स्थिति में हमारे शरीर में जो नीलापन आता है तो उस स्थिति को हम लोग वहनशीलता या साइनोसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्पेनिया, ठीक है। सांस लेने में कठिनाई को ही हम लोग डिस्पेनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। सांस लेने में अगर किसी व्यक्ति को कठिनाई उत्पन्न हो रहा है तो उस स्थिति को हम लोग डिस्पेनिया बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है हृदय प्रंकुचन या दाब, जिसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। सिस्टोलिक दबाव जो होता है वो रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला उच्चतम दबाव होता है, जो वेंट्रिकल सिस्टोल के कारण बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा रक्त को महाधमनी में धकेलने के समय लगाया जाता है, ठीक है। जो रक्त द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी पे जो दबाव बनाया जाता है उसी के कारण सिस्टोलिक उत्पन्न होता है या सिस्टोलिक प्रेशर उत्पन्न होता है। जो क्वेश्चन है वह है डायस्टोलिक प्रेशर या सफारी दाब, ठीक है। जब बाएं निलय द्वारा, ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके द्वारा जब दाब लगाने के उपरांत जब
कुछ देर के लिए स्थिर होता है तो उस स्थिति को हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं, या विश्राम की स्थिति को, जो लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा विश्राम किया जाता है कुछ समय के लिए, तो उस स्थिति को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। इसमें सिस्टोलिक पारा जो होता है वह 140 mmHg से भी ऊपर और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg से भी ऊपर हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल रक्तचाप होता है उससे ऊपर स्थिति को ही हम लोग हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल होता है वो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होना चाहिए। ठीक है, mm/Hg। लेकिन अगर इससे ऊपर 140 और 90 हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है पल्सीमीटर। ठीक है, पल्समीटर वो बोलते हैं या पल्सीमीटर वो बोलते हैं। नाड़ी को मापने वाले उपकरण को हम लोग पल्सीमीटर या पल्समीटर के नाम से जानते हैं। जो नाड़ी मापता है या हार्ट रेट मापता है उसको हम लोग पल्समीटर बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रेस्पिरोमीटर। ठीक है, रेस्पिरोमीटर श्वसन की प्रकृति का पता लगाने वाले उपकरण को हम लोग रेस्पिरोमीटर के नाम से जानते हैं। श्वसन का जो भी प्रकृति है उसका पता लगाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं हम लोग उसको रेस्पिरोमीटर के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है सेप्सिस यानी पुतिता। रक्त में रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीवों एवं उनके जीव विश्व की विद्यमानता को ही हम लोग सेप्सिस के नाम से जानते हैं। अगर किसी रोग कारक या जो जीव विष होते हैं अगर ब्लड में उपस्थित हो तो उसे हम लोग सेप्सिस बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है असेप्सिस। संक्रमण से मुक्त होने की क्रिया या मुक्ति को ही हम लोग असेप्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी संक्रमण से मुक्त होने की दशा ही असेप्सिस कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है इन्फेक्शन। ठीक है, किसी रोग कारक द्वारा हमारे शरीर में जो भी रोग के प्रति प्रभाव या हानिकारक जो गुण होते हैं उसको उत्पन्न करना ही संक्रमण के नाम से जाना जाता है। यानी रोग उत्पादन करने वाले यानी रोग को उत्पादन करने वाले कारक जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक या जंतु, परजीवी का शरीर में आक्रमण तथा बहुगुणन जिसे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं यानी रोग उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग संक्रमण के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, जिसे हम लोग पार संक्रमण के भी नाम से जानते हैं। संक्रमित व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को संचारित संक्रमण पार संक्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भी संक्रमित व्यक्ति होते हैं उसके द्वारा एक दूसरे का संक्रमण करना या संचारित संक्रमण ही हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, खांसते सीखने या फिर थूक या लार द्वारा जो संक्रमण फैलता है एक दूसरे को उसी को ड्रॉपलेट संक्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सूक्ष्म संक्रमित कणों द्वारा जैसे नाक से छींकने द्वारा, मुख से थूकने द्वारा फैलने वाले संक्रमण को सूक्ष्म बिंदु संक्रमण या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी खांसते, छींकते या बोलते या फिर लार द्वारा जो भी संक्रमण फैलता है एक दूसरे को उसी को हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कैरियर यानी वाहक। ठीक है, जो बीमारी को एक दूसरे से में लेके जाता है यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेके जाता है उसी को हम लोग वाहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो अपने शरीर में बीमारी के रोगाणुओं को धारण करता है। ठीक है, यानी धारण तो करता है परंतु उसमें उस बीमारी के चिन्ह व लक्षण प्रकट व दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कैरियर के नाम से जानते हैं। जैसे हीमोफीलिया में स्त्री जो होती है वो उस रोग का वाहक होती है, लेकिन उसका जो लक्षण है यानी हीमोफीलिया का जो लक्षण होता है, ठीक है, लगातार ब्लड का निकलना, वो उस स्त्री में दिखाई नहीं देता है, वो किसी मेल में ही दिखाई देता है। तो कैरियर जो होती है वो स्त्री होती है हीमोफीलिया का। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।